हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। हमने लास्ट क्लास में व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म को पूरा डीप में समझ लिया था, अच्छे से समझ लिया था। और जो पावलव की थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग वाली, शास्त्रीय अनुबंधन की, उसको बस ऊपर ऊपर से समझा था कि वो क्या होती है। अब आज की क्लास में हम पहले व्यवहारवाद का रिवीजन करेंगे। व्यवहारवाद के रिवीजन के बाद पावलव की जो व्यवहारवाद की थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग की, क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब शास्त्रीय अनुबंधन की, और स्किनर की जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उन दोनों ही थ्योरीज को या एक्सपेरिमेंट को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिवीजन करते हैं व्यवहारवाद का। व्यवहारवाद की जो शुरुआत थी, मतलब अगर नॉर्मली कहा जाए कि व्यवहारवाद का जन्म क्यों हुआ था या फिर कब हुआ था, तो व्यवहारवाद का जन्म हुआ था दो एक्सपेरिमेंट या दो मेथड्स के डेवलपमेंट के बाद। पहला था इंट्रोस्पेक्शन और दूसरा था हमारा साइको एनालिसिस थ्योरी, जो कि सिगमंड फ्राइड की दी हुई है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता था, जिन 4-5 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था या जितने लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, उन सारे ही लोगों से कहा जाता था कि आप अपने अंदर की जो भी चीजें हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, थॉट्स चल रहे हैं, फीलिंग्स चल रही हैं, उन सबको आप एक एक करके हमको बताएंगे और उसके आधार पर इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो था वो बनाया गया था। मतलब कि इसमें जो सब्जेक्ट होता था, जो विषय होता था, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, वो ही अपनी चीजों के बारे में बताते थे और उसी के आधार पर बताया जाता था कि हाँ ये चीजें हैं जो कि साइकोलॉजी के बेसिस पर, मतलब मनोविज्ञान के रूप में है। इसी के आधार पर हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। सिगमंड फ्राइड जो थे, उन्होंने साइको एनालिसिस की थ्योरी दी थी, या फिर अगर सिगमंड फ्राइड को भी हटा दें, साइको एनालिसिस की थ्योरी थी। साइको एनालिसिस की थ्योरी में क्या है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, मतलब कि जो माइंड का 3 हिस्सा होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, तो जो सबकॉन्शियस वाला माइंड है उसके ऊपर आधारित थी साइको एनालिसिस थ्योरी। ठीक है, मतलब मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है, मनोविश्लेषणवाद है, उसकी थ्योरी। अब दोनों में ही कहा गया, मतलब कि जो शुरुआत हुई व्यवहारवाद की वो यहीं से हुई कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है और जो ये साइको एनालिसिस है, ये दोनों ही मेथड ऐसे हैं जिसमें कि हम डायरेक्ट देख करके, ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो हम किस आधार पे कह सकते हैं कि इस इंसान ने इतना इतना सीखा। जब इंट्रोस्पेक्शन की मेथड कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, जिन लोगों के ऊपर कर रहे हैं, वो तो कुछ भी बता सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों पे तो किया नहीं जा रहा है कि वो सही ही बोलेंगे। इनफैक्ट जो स्कूलिंग एज के बच्चे होते हैं वो डर वगैरह की वजह से झूठ भी बोल सकते हैं। तो जिनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, वो जरूरी तो नहीं है कि अपने बारे में सही बताएं। तो किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये चेंजेस हुए और बच्चे ने इतना सीखा या इस व्यक्ति ने इतना सीखा। साइको एनालिसिस थ्योरी में भी सेम चीज, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उसको हम देख तो सकते नहीं है। जब तक कोई चीज देख नहीं सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चे ने सीखा। तो यहीं से व्यवहारवाद का जन्म हुआ। मतलब कि जो ये साइको एनालिसिस थ्योरी है, जो आपकी साइको एनालिसिस थ्योरी है, और ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, इन दोनों के ही रिएक्शन के लिए, ये इन दोनों के ही रिएक्शन के फलस्वरूप, इन दोनों ही मेथड्स पर प्रतिक्रिया के कारण व्यवहारवाद की थ्योरी का जन्म हुआ। व्यवहारवाद की थ्योरी का जन्म हुआ मतलब कि व्यवहारवाद वाले लोगों ने कहा कि जो लर्निंग है वो जब सामने से देख करके ऑब्जर्व किया जा सके। मान लीजिए आपने किसी को कोई चीज सिखाई, सिखाने के बाद हम उसके व्यवहार के आधार पर जब हम ऑब्जर्व कर सके कि हाँ ये बदलाव उस व्यक्ति में हुआ, तभी तो हम कह सकते हैं कि उसने सीखा। मतलब जब तक हमारे पास सामने वो चीज प्रेजेंट नहीं है, हम जब तो उसको सामने ऑब्जर्व कर नहीं सकते हैं, उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, तो हम कैसे कहेंगे कि किसी तरीके का जो चेंज है या फिर हुआ, या फिर बच्चे ने किसी तरीके की कोई चीज सीखी। तो व्यवहारवाद का जन्म यहीं से हुआ कि कोई भी व्यवहार में अगर ऑब्जर्व किया जा सके कि सिखाने के बाद ये बदलाव हुए हैं, तब उसी को व्यवहारवाद की थ्योरी या उसी को लर्निंग कही जा सकती है। ठीक है, व्यवहारवाद, इसका फाउंडर कौन है? बिहेवियरिज्म का फाउंडर किसे माना जाता है? 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना हुई थी, जो कि किसके द्वारा की गई थी? वॉटसन के द्वारा की गई थी। वॉटसन ने ही व्यवहारवाद की स्थापना की थी, फाउंडर थे। ठीक है, अब इस व्यवहारवाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, उन लोगों ने हेरिडिटी को बिल्कुल ही मतलब नहीं दिया।
मतलब इनके अकॉर्डिंग बच्चा जो भी सीखता है वो इन्वायरमेंट में उसको जो जो स्टिमुलस मिलते हैं, उसके वातावरण में जो जो उसको परिस्थितियां मिलती हैं, जो जो उसको सिचुएशंस मिलती हैं, या फिर जो जो उसको उद्दीपन मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर बच्चा इंटरेक्शन करता है और उसी इंटरेक्शन के अंतः क्रिया के फलस्वरूप ही बच्चा सीखता है। तो व्यवहारवादियों का कहना क्या था कि हेरिडिटी से कोई मतलब नहीं है, आनुवंशिकता से कोई लेना देना नहीं है, पर्यावरण से इंटरेक्शन करने पर जो भी बच्चा सीखता है या फिर जो भी एक्वायर करता है, अर्जित करता है, उसी को सिर्फ सीखना कहा जाएगा। तो क्योंकि व्यवहार के आधार पर बच्चा सीख रहा है, व्यवहार को हम ऑब्जर्व करके कह सकते हैं कि वो सीख रहा है, तो इसी वजह से इस थ्योरी को इन्होंने व्यवहारवाद का नाम दिया। ठीक है, ये थ्योरी आपकी नॉर्मली रोट मतलब रटना वगैरह और किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना इन्हीं चीजों पर आधारित है। उसके अलावा आप इसको अगर एक डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा आपका, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इन दोनों के ही एसोसिएशन से जो चेंज आता है बिहेवियर में, जो बिहेवियर में व्यवहार में बदलाव आता है, उसी को लर्निंग कहा जाता है। इनके हिसाब से सीखना क्या है, जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एसोसिएशन होगा, जब किसी परिस्थिति पर कोई व्यक्ति जब कुछ प्रतिक्रिया करेगा तो इन दोनों के सहयोग से जो बच्चा बदलाव लाएगा अपने व्यवहार में, उसी को सीखना कहा जाएगा, उसी को लर्निंग कहा जाएगा। क्योंकि ये व्यवहार के बदलाव पर आधारित है, इसीलिए क्या है, व्यवहारवाद या फिर बिहेवियरिज्म। ठीक है, इसमें जो भी आपकी क्लासरूम में चीजें होती हैं वो किस चीज पे होती है, मास्टरी लर्निंग, जो चीज सिखाई जा रही है आप उस पर मास्टरी हासिल करिए, कैसे, रट रट के, फैक्ट्स को याद करके, प्रिंसिपल्स को याद करके, मतलब कि इसमें मेंटल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, वो चीज आपने रटी हुई है और जो रटी है एज इट इज अगर आपने सुना दिया तभी माना जाएगा कि आपने वो चीज सीखी है, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो ये क्लासरूम में इसका यूज है। इसी वजह से इस थ्योरी को बाद में चेंज करके बहुत सारी ऐसी थ्योरीज आई, क्योंकि ये थ्योरी किसी भी तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करती है। और बच्चे के अंदर जब तक इन सब चीजों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, या फिर ये सब चीजें अगर बच्चे के अंदर ये सब स्किल्स नहीं है, तो इसका मतलब वो एक मशीन की तरह काम कर रहा है। तो ये था हमारा व्यवहारवाद। इसी व्यवहारवाद के ऊपर जो सबसे पहली थ्योरी आई कंडीशनिंग की, उसी को क्या कहा गया, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, आईपी पावलव के द्वारा दिया गया है। जो आईपी पावलव हैं वो रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, आई मीन थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। शुरुआत में ये फिजियोलॉजी एक्सपर्ट थे, डाइजेशन वगैरह पे इनके एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। तो डाइजेशन के एक्सपेरिमेंट के दौरान ही, डाइजेशन का एक्सपेरिमेंट इनका डॉग्स के ऊपर चल रहा था, तो डाइजेशन के एक्सपेरिमेंट के दौरान ही इन्होंने महसूस किया, मतलब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डॉग्स थे वो जैसे ही उनका केयर टेकर खाना लेकर के आ रहा होता है, उसकी आवाज सुनते हैं, आवाज सुन करके सेलिवेशन की प्रोसेस, सलाइवेशन की प्रोसेस इनके अंदर होने लगती है, मतलब इनके मुंह में लार की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से लार ग्रंथि की वजह से जो लार है वो गिरने लगती है। ठीक है, इनके मुंह से लार आने लगती है, मतलब सलाइवेशन की प्रोसेस होने लगती है। या फिर उनके सामने खाली प्लेट भी रख दी जाए, उनको पता रहता है कि खाना आने वाला है। ठीक है, तो ये सोच करके ही कि अभी खाना मिलने वाला है, जो वो प्लेट है वो उनके लिए स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस है कि उनको अब खाना मिलेगा, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, सलाइवेशन होने लगता है। ठीक, तो आईबी पावलो ने जैसे इस चीज को ऑब्जर्व किया तो इन्होंने सोचा कि जब हर स्टिमुलस पे कोई ना कोई रिस्पॉन्स आता है, ये सब अनकंडीशनड स्टिमुलस है, मतलब कि ये सब चीजें ऐसी हैं कि वो सब चीजें नेचुरली हो रही हैं, खाना आएगा, प्लेट आएगा, तो प्लेट को देखते ही सलाइवेशन की प्रोसेस डॉग के अंदर होने लगेगी। तो मतलब अगर हम किसी कोई डिजायरेबल बिहेवियर, या फिर अगर हम किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी स्टूडेंट के अंदर अगर मन चाहा कोई व्यवहार लाना चाहते हैं, अपने हिसाब से कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से अगर हम उनको स्टिमुलस प्रेजेंट करें, तो जिस टाइप का व्यवहार हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी टाइप का वो रिस्पॉन्स हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे। ये पावलव का मानना था। तो इसीलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डॉग्स के ऊपर, किसके ऊपर, डॉग्स के ऊपर, जिसमें कि उन्होंने कंडीशनिंग को अपना बेस बनाया। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रोसेस
जिसमें कि रिपीट करके या रिपीटिशन से कोई आदत बनाई जाती है। किसी पर्टिकुलर चीज की रेपिटेशन करवा करवा करके उनके अंदर उस आदत का निर्माण किया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा उन्होंने? कंडीशनिंग कहा, या फिर इसी प्रक्रिया को कंडीशनिंग कहा जाता है। तो इसी के आधार पर उन्होंने डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। खाना देख करके जो सलाइवा सेक्रेट होता है डॉग्स में, वो क्या है? वो उनका रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है खाने को देख करके। रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ा होगा। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जो अनैच्छिक, मतलब हमारी मर्जी या हमारे कंट्रोल के बिना जो एक्शंस होते हैं हमारी मसल्स की कोऑर्डिनेशन से, उसी को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। मतलब कि हमारा कंट्रोल तो है नहीं, अगर हमने फूड देखा और उस फूड से हमारे माइंड में कंडीशनिंग है, मतलब हमको टेस्ट वगैरह के बारे में पता है, तो फिर माउथ में सलाइवा सेक्रेशन होना ऑटोमेटिक है, स्टार्ट होगा ही। तो यही जो सलाइवा का सेक्रेशन है डॉग में हो रहा है, वो रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है खाने को देख करके। हमको जैसे मिठाई वगैरह को देख करके सलाइवेशन होता है हमारे मुंह में, वैसे ही उनको भी खाना देख करके जो सलाइवा सेक्रेट हो रहा है वो उनका रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है। ठीक, तो इसी रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जो कि 2 फेज में कंप्लीट किया। पहले फेज में उन्होंने क्या किया? एक डॉग को एक जगह बंद किया, बंद करने के बाद उनको बांध करके रखा। बांध करके मतलब उनका एक सेटअप ऐसे किया, एक छोटी सी सर्जरी की। सर्जरी करने के बाद उनकी जहां से सलाइवा सेक्रेट हो रहा है वहां पे मुंह से लेकर के एक ट्यूब लगाई और उस ट्यूब को ले जाकर के एक मेजरिंग ग्लास से कनेक्ट किया। मतलब कि जितना भी सलाइवा सेक्रेट हो वो सारा का सारा मेजरिंग ग्लास में आकर के इकट्ठा हो जाए, जिससे वो पता कर सके कि खाने को देख करके कितना सलाइवा उनके अंदर सेक्रेट हो रहा है डॉग के अंदर। ठीक, तो पहले सेटअप में उन्होंने ये पूरा सेटअप बनाया कि जितना भी, एक छोटी सी सर्जरी करके एक ट्यूब उनके मुंह में इंस्टॉल की और दूसरा मेजरिंग ग्लास में, जिससे कि सारा कलेक्ट होकर के मेजरिंग ग्लास में सलाइवा कलेक्ट हो जाए। ठीक, अब दूसरे सेटअप में क्या किया? कुछ दिन तक उन्होंने डॉग को भूखा रखा। ठीक है, भूखा रखने के बाद क्या किया? पहले तो नॉर्मली था, ये खाना है, ये फूड है, फूड को उन्होंने देखा। फूड को देख करके सलाइवेशन की प्रोसेस हुई और उनका रिस्पॉन्स क्या था? फूड को देख करके जो रिस्पॉन्स आया वो क्या था? सलाइवेशन का, सलाइवा सेक्रेशन का रिस्पॉन्स आया। तो ये तो नॉर्मल था। ठीक, जो पावलव थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? पहले बेल बजाई, बेल रिंग किया। बेल बजाने के बाद उन्होंने फूड सेक्रेट किया, सॉरी फूड प्रेजेंट किया, खाना दिया, भोजन दिया कुत्ते को, डॉग को फूड दिया। अब ये प्रोसेस उन्होंने, अब जैसे कि पहले टाइम उन्होंने क्या किया? बेल बजाई, बेल बजाने के बाद खाना दिया, खाना देने के बाद खाना देखते ही सलाइवा सेक्रेट होने लगा, जो कि रिस्पॉन्स था डॉग का। क्या था? डॉग का रिस्पॉन्स था सलाइवा सेक्रेशन का। अब उन्होंने इस प्रोसेस को लगातार किया, मतलब कि पहले वो बेल बजाते थे, बेल रिंग करते थे, और बेल रिंगिंग करते करते ही वो क्या करते थे? फूड प्रेजेंट करते थे। अब फूड देख करके सलाइवा सेक्रेट होता था डॉग के मुंह में, जो कि रिस्पॉन्स था उसका, डॉग का। ठीक है, तो जब ये लगातार होने लगा तब डॉग को एक टाइम पे डॉग की कंडीशनिंग हो गई। जब किसी भी व्यवहार को या फिर किसी भी व्यवहार ही समझिए, जब किसी भी व्यवहार को रिपीटेडली कराया जाता है, रिपीट करके कराया जाता है, तो वो किसी की आदत बन जाती है और इसी आदत को कंडीशनिंग कहा जाता है। तो फिर इससे क्या हुआ? पावलव क्या करते थे? पहले बेल रिंग करते थे, बेल बजाने के बाद खाना प्रेजेंट करते थे, खाना प्रेजेंट करने के बाद डॉग के सलाइवा सेक्रेट होता था। तो ये खाना क्या था? उसके लिए स्टिमुलस था। ठीक है, और ये जो सलाइवा था वो उस डॉग का रिस्पॉन्स था खाने को देख करके। लेकिन पावलव ने क्या किया? उनका कंडीशनिंग का था, वो चाहते थे कि हम जब किसी भी व्यक्ति में अपनी इच्छा के अनुसार कोई चेंज लाना चाहे, बदलाव लाना चाहे, तो अपनी इच्छा के अनुसार एक स्टिमुलस प्रेजेंट करें, तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमारी इच्छा के अनुसार ही आएगा। तो उन्होंने क्या किया? एक स्टिमुलस अपनी तरफ से प्रेजेंट किया। जब अपनी इच्छा के अनुसार बदलाव लाने के लिए कोई स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है, कोई उद्दीपक प्रेजेंट किया जाता है, तब उसको कंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं।
उसको क्या कहते हैं, इसको आप परेशान मत होइए, अभी नेक्स्ट, अभी इसको क्लीन करने के बाद ये सारा पूरा सामने आपको लिख करके एकदम क्लियर मिलेगा। तो जब हम किसी अपनी इच्छा के अनुसार बदलाव लाने के लिए जब किसी स्टिमुलस का यूज करते हैं तो वो स्टिमुलस क्या होता है, कंडीशनड स्टिमुलस होता है। तो उन्होंने बेल बजाई, बेल क्या है, बेल की रिंगिंग क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस है। ठीक, अब बेल बजाने के बाद वो खाना देते थे, खाना देने के बाद सलाइवा सिक्रेट होता था। तो कंडीशनड स्टिमुलस के फलस्वरूप जो रिस्पॉन्स आता है उसको कहते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं, कंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इससे डॉग को ऐसा लगने लगा कि जैसे ही बेल बजती है तुरंत खाना मिलेगा। तो बेल बजना उनके लिए कंडीशनड स्टिमुलस हो गया, उनके लिए उद्दीपक हो गया कि इसके बाद हमको खाना मिलेगा ही मिलेगा। तो कंडीशनड स्टिमुलस, बेल बजते ही जैसे ही उनको लगता था खाना आने वाला है तो सलाइवा सेक्रेट होने लगता था उनके मुंह में। तो इसके बाद उन्होंने कंपेयर करके देखा, जो 2 फेजेस किए थे, पहले में सेटअप किया था कि मुंह से एक ट्यूब ले जाकर के मेजरिंग ग्लास में नापी थी। तो पहले तो उन्होंने नॉर्मल खाना दिया, नॉर्मल प्लेट रखी, खाना रखा, तो प्लेट देखते ही जब डॉग के सलाइवेशन हो रहा था, सलाइवा सेक्रेट हो रहा था, तो उन्होंने सलाइवा कलेक्ट कर लिया था कि इतना ही सलाइवा अभी इस टाइम में खाना आने वाला है, ये सोच करके वो इतना सलाइवा सेक्रेट कर रहा है डॉग। बाद में उन्होंने जब बेल बजने पर प्लेट रखी तो प्लेट अगली बार उन्होंने खाना नहीं दिया, बेल तो बजाई लेकिन बेल बजाने के बाद खाना नहीं दिया। खाना नहीं देने के बाद भी डॉग के सलाइवा का जो सेक्रेशन था वो उतना ही था जितना कि पहले खाना मिलने की सोच करके उसकी सलाइवा सेक्रेट होता था। ठीक, तो ये आपका कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया कि अब जब भी बेल की आवाज सुनाई पड़ेगी, उसके माइंड में, डॉग के माइंड में कंडीशनिंग हो गई कि जैसे ही बेल की आवाज सुनाई पड़ रही है इसका मतलब कि अब हमको तुरंत खाना मिलने वाला है। तो ये कंडीशनिंग की वजह से ऑटोमेटिक सलाइवा सेक्रेट होने लगा और उतना ही सलाइवा सेक्रेट हुआ जितना कि खाना मिलने पर उसको होता था। तो इस तरीके से इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ कि जब हम कंडीशनड स्टिमुलस, अपनी इच्छा के अनुसार कोई परिवर्तन किसी के व्यवहार में लाना चाहते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार कंडीशनड स्टिमुलस प्रेजेंट करें, अगर कैसा स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस अगर प्रेजेंट करें तो हमारी इच्छा के अनुसार जो रिस्पॉन्स है वो आएगा और उस रिस्पॉन्स को कंडीशनड रिस्पॉन्स कहेंगे। ये बताया था पावलव ने अपने एक्सपेरिमेंट में। इसमें क्या हुआ, बेल और फूड का एसोसिएशन किया गया। शुरुआत में आपको बताया था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, इन दोनों के एसोसिएशन से जब व्यवहार में बदलाव आता है तब उसी को लर्निंग या फिर उसी प्रक्रिया को कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग कहा जाता है, कंडीशनिंग के द्वारा सीखना कहा जाता है। जब स्टिमुलस रिस्पॉन्स के एसोसिएशन में व्यवहार में बदलाव आता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, तब इसी को कंडीशनिंग के माध्यम से सीखना कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, बेल और फूड, इन दोनों के एसोसिएशन से नया रिस्पॉन्स अर्जित हुआ। नया रिस्पॉन्स अर्जित हुआ कौन सा, बेल की आवाज सुनकर के सलाइवा का सेक्रेट होना। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेल है वो क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस है, कंडीशनड स्टिमुलस है। और फूड क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। क्यों, क्योंकि खाना देख करके जो उसका नॉर्मल रिस्पॉन्स था सलाइवा सेक्रेट करने का वो तो होगा ही, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही हो रहा है, इसलिए अनकंडीशनड स्टिमुलस है। इसके लिए हमको उसकी आदत नहीं डालनी पड़ी, हमने किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं की, हमने कोई उसकी आदत नहीं डाली कि खाना देख करके तुम सलाइवा सेक्रेट करो। ये इसकी अनकंडीशनिंग है, कोई आदत नहीं बनाई गई है, ये अनकॉन्शियसली हो रहा है कि खाना देख करके वो उसका रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है कि सलाइवा सेक्रेट होगा। लेकिन बेल की आवाज सुन करके भी सलाइवा सेक्रेट हो, ये हमारी इच्छा थी कि उसके बिहेवियर में, रिस्पॉन्स में ये चीज दिखाई पड़े, तो उसके लिए कंडीशनड स्टिमुलस लाए, बेल बजाई हमने और उसके बाद हमको कंडीशनड रिस्पॉन्स मिला, क्या, सलाइवेशन का बेल बजने पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब जब सलाइवेशन का एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान पावलव ने कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिनको बताए थे। अब उन कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे
तब आपका ये जो सारा कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, ये सारी चीजें होती हैं वो आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। शॉर्ट में अगर समझें तो पावलव ने डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था कंडीशनिंग का, आदत का। उस कंडीशनिंग में उन्होंने क्या किया था, अपने हिसाब से एक कंडीशनड स्टिमुलस तैयार किया था। मतलब उनका मानना था कि बेल बजाने पर, जैसे कि नॉर्मली खाना मिलने पर सलाइवा सेक्रेट होता है, अगर हम उसकी आदत ये बना दें कि बेल बजने पर ही उसको खाना मिल रहा है, तो जैसे नॉर्मली खाना मिलने पर उसकी सलाइवा सेक्रेट होता था, वैसे अब बेल बजने पर भी उतना ही सलाइवा सेक्रेट होगा। उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया जो कि उनका सक्सेसफुल हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया पावलव ने, उसको देखेंगे। सबसे एक और चीज समझ लीजिए, इसको वैसे भी एसआर बॉन्डिंग थ्योरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको और क्या कहा जाता है, एसआर बॉन्डिंग थ्योरी कहा जाता है। एसआर बॉन्डिंग थ्योरी भी कहा जाता है। अब इसको एसएस लर्निंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब इसको आप समझिएगा। दूसरी चीज जब मैं समझाऊंगी, कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी। अब इस टेबल को आप समझ लेंगे तो आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग का वो क्लियर हो जाएगा। इसको समझने के पहले सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं, जो कि पावलव ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किया था, सलाइवेशन का एक्सपेरिमेंट किया था, उस टाइम पे बताया था। सबसे पहले अनकंडीशनड स्टिमुलस, ये क्या होता है, अनुबंधित उद्दीपक। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था जो कि पावलव ने बताया था। दूसरा कॉन्सेप्ट था अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स मतलब कि अनुबंधित प्रतिक्रिया। ये दूसरा कॉन्सेप्ट था। फिर है तीसरा कॉन्सेप्ट जो कि है कंडीशनड स्टिमुलस का। इसमें है अनुबंधित उद्दीपक, और लास्ट वन कंडीशनड रिस्पॉन्स मतलब कि अनुबंधित प्रतिक्रिया। ठीक है, तो पहले इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद ये पूरी टेबल आपको समझ में आएगी। और ये टेबल समझ में आ गई तो समझिए आपको पूरी क्लासिकल कंडीशनिंग समझ में आ गई। सबसे पहले नाम से ही समझ में आ रहा है, अनुबंधित मतलब क्या हुआ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा करके, या फिर अनुबंधित कुछ रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा करके किसी को किसी चीज की परिस्थिति देना। या फिर आप नॉर्मली जानते हैं कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, आप सिर्फ एक टर्म से समझ सकते हैं। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, हैबिचुएटिंग, या फिर कह सकते हैं आदत बनाना। ठीक है, जब किसी पर्टिकुलर चीज की आदत बनाई जाती है जबरदस्ती, या फिर कुछ ना कुछ प्रोसेस वगैरह करके, किसी प्रक्रिया के द्वारा जब किसी चीज की आदत बनाई जाती है किसी व्यक्ति के या किसी बच्चे के अंदर, तब उसको कंडीशनिंग कहते हैं। मतलब कि हमने कुछ ना कुछ प्रोसेस की, कुछ ना कुछ बंधन दिए, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई, कुछ ना कुछ हमने उसको रिवार्ड या पनिशमेंट दिया, जिसके बाद हमने उसकी वो आदत बनवाई, परमानेंट करवाई। तो जब किसी भी आदत को किसी बंधन के या रिवार्ड या पनिशमेंट के द्वारा उसकी आदत में परमानेंट किया जाता है, उसकी आदत बना दी जाती है, तब उसी को कंडीशनिंग कहते हैं। और जब बिना आदत बनाए नेचुरली वो चीज किसी के अंदर हो रही हो, इच्छा से हो रही हो, या फिर बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी प्रक्रिया के अपने आप हो जा रही हो, तो वो होता है अनकंडीशनिंग या फिर अनुबंधित। ठीक है, तो
पहला है अनकंडीशनड स्टिमुलस या अनअनुबंधित उद्दीपक, ऐसा उद्दीपक जिसके लिए किसी तरीके की कोई बाहर से एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सामने प्रेजेंट होता है पर्यावरण में या फिर वातावरण में। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स मतलब ऐसी प्रतिक्रिया जिसके लिए किसी बच्चे को तैयार नहीं किया गया, कोई रिवार्ड नहीं दिया, कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया, अपने आप वो आदत में आ जाए, अपने आप में वो आदत में होने की वजह से प्रक्रिया निकले या फिर प्रतिक्रिया निकले, तब उसको अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कहेंगे। और कंडीशनड स्टिमुलस मतलब एक अपनी इच्छा से या फिर सोच समझ करके कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करी जाए वातावरण से, या फिर वातावरण से कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए, उसको स्टिमुलस कहेंगे। और जानबूझकर की जाए तो कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनड रिस्पॉन्स मतलब ऐसी प्रतिक्रिया जो कि हमने बार बार वो आदत डलवा करके उसके अंदर वो प्रतिक्रिया करने के लिए उसको माइंड में सेटअप कर दिया, उसकी आदत बना दी है, तब उसकी वो प्रतिक्रिया उस पर आएगी। तो ये क्या है, रिस्पॉन्स या फिर प्रतिक्रिया, कौन सा, कंडीशनड वाला। ठीक है, तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि पावलव ने दिया है। अब इसी के बेसिस पे आप थ्योरी समझिए। सबसे पहले खाना, भोजन जो है, नेचुरली हर व्यक्ति खाना खाता है, हर इंसान खाना खाता है। तो खाना जो है अनकंडीशनड स्टिमुलस है, मतलब कि वो वातावरण में नेचुरली प्रेजेंट है, उसके लिए कोई अलग से आदत बनाने की या फिर कोई प्रक्रिया किससे होकर के होने की जरूरत नहीं है। खाना मतलब नेचुरली प्रेजेंट है। तो भोजन जो है वो कैसा हो गया, अनकंडीशनड स्टिमुलस हो गया, मतलब कि अनुबंधित उद्दीपक हो गया। अब भोजन देख करके सलाइवा सेक्रेट होना, ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, ये कोई आदत नहीं बनाता है, किसी में हैबिचुएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही खाना देख करके या फिर जो हमारा फेवरेट फूड होता है वो देख करके सलाइवा सेक्रेट होना, ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। मतलब कि खाना देख करके कुत्ते ने सॉरी खाना मतलब भोजन, भोजन जो है अनकंडीशनड स्टिमुलस जो था उसको देख करके डॉग का सलाइवा सेक्रेट करना, ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, उसके लिए उसको आदत नहीं डाली गई, कोई कंडीशनिंग नहीं की गई, नॉर्मली वो रिस्पॉन्स करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस की वजह से सलाइवा सेक्रेट होगा। मतलब कि अनकंडीशनड स्टिमुलस जो भोजन था उस पर डॉग का अनकंडीशनड रिस्पॉन्स देना, मतलब कि सलाइवा सेक्रेट करना, ये पहला स्टेप है। दूसरा, ये स्टेप वाइज है, जैसे पावलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, पहले उन्होंने खाना दिखाया, भोजन दिया डॉग को, जैसे ही डॉग ने भोजन देखा, भोजन देखते ही सलाइवा सेक्रेट करने लगा, मतलब कि अनकंडीशनड स्टिमुलस पर उसने अनकंडीशनड रिस्पॉन्स दिया। अब उन्होंने क्या किया, बेल बजाई और बेल बजा करके उसको खाना दिया, डॉग को बेल बजा करके खाना दिया। अब जो साउंड ऑफ बेल है वो क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस है, मतलब अनुबंधित उद्दीपक है, इसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर परिवर्तन या पर्टिकुलर चेंज उस डॉग के बिहेवियर में लाना चाहते हैं। तो पर्टिकुलर चेंज किसी के बिहेवियर में लाने के लिए जो स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है, जो उद्दीपक लाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, कंडीशनड स्टिमुलस या अनुबंधित उद्दीपक बोलते हैं। तो पावलोव ने क्या किया, अब बेल बजाई, बेल बजाने के बाद उन्होंने खाना प्रेजेंट किया, लेकिन बेल बजने पर वो अलर्ट तो हुआ, लेकिन किसी तरीके का कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया उसने, ना कंडीशन ना अनकंडीशन, किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हाँ, वो बेल की आवाज उसको सुनाई पड़ी तो थोड़ा सा अलर्ट हो गया, बस। दूसरे उसमें उन्होंने क्या किया, बेल बजाई, बेल बजाना क्या था, कंडीशनड स्टिमुलस था, बेल बजा करके उसको खाना दिया, तो फूड क्या था, अनकंडीशनड स्टिमुलस था, मतलब कि बेल बजा करके खाना दिया, तो फिर क्या हुआ, उसके अंदर सलाइवेशन सेक्रेट हुआ, मतलब सलाइवा सेक्रेट हुआ, उसने नॉर्मली अनकंडीशनड रिस्पॉन्स दिया, उसने इस बात पे इतना खास ध्यान नहीं दिया कि बेल बजने के बाद उसको खाना मिला है, तो उसको खाना तो मिल गया, तो उसने नेचुरली क्या किया, सलाइवा सेक्रेट किया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स किया। अब इसी चीज को पावलोव ने कई बार रिपीट किया, बार बार इस चीज को रिपीट करने की वजह से डॉग को ऐसा लगने लगा कि जब बेल बजती है, मतलब जब कंडीशनड स्टिमुलस दिया जाता है, तब उसको उसकी अपनी मनचाही चीज, मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस जो है वो मिल जाता है, मतलब कि भोजन मिल जाता है। तो उसने ये कंडीशनिंग कर ली माइंड में, ये आदत उसके माइंड में फिक्स हो गई कि जब भी बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा। तो उसकी नेचुरल प्रतिक्रिया बन गई कि जब भी बेल बज रही है, कंडीशनड स्टिमुलस दिया जा रहा है, अनुबंधित इस उद्दीपक जब भी दिया जा रहा है, तो उस टाइम पे सलाइवा सेक्रेट हो रहा है, मतलब कि कंडीशनड रिस्पॉन्स, अनुबंधित प्रतिक्रिया बच्चा
देगा, सॉरी डॉग देगा। तो ये था पावलव का पूरा एक्सपेरिमेंट। अब इसको एसेस लर्निंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक स्टिमुलस जो होता है वो दूसरे स्टिमुलस के लिए सिग्नल बनता है। जो फूड था, अनकंडीशनड स्टिमुलस था, वो सॉरी जो साउंड ऑफ बेल थी, जो कंडीशनड स्टिमुलस था, वो दूसरे भोजन के अनकंडीशनड स्टिमुलस के लिए सिग्नल बन रहा था। जैसे ही कंडीशनड स्टिमुलस मतलब कि बेल बजती थी, डॉग समझ जाता था कि अब उसको दूसरा अनकंडीशनड स्टिमुलस जो कि फूड है वो मिलने वाला है। मतलब कि जब एक स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस के लिए सिग्नल बनता है, तब अगर कोई प्रतिक्रिया सीखी जाती है, तो इसी वजह से इसको एसेस लर्निंग कहते हैं। दो स्टिमुलस इन्वॉल्व हुए, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस, एक कंडीशनड स्टिमुलस, उसके द्वारा बच्चा सीख रहा है या फिर डॉग सीख रहा है, इस वजह से इसको एसेस लर्निंग कहा गया। या फिर जो पहला स्टिमुलस होता है, मतलब जो कंडीशनड स्टिमुलस होता है, वो ये चीज कंफर्म करता है कि दूसरा स्टिमुलस का जो अकरेंस है वो पॉसिबल है, अब पक्का होगा। मतलब जैसे ही उसको अनकंडीशनड स्टिमुलस, जैसे ही बेल बजेगी तुरंत उसको खाना मिलेगा, तो दूसरे स्टिमुलस का अकरेंस पॉसिबल हो जाता है पहले स्टिमुलस की वजह से। इसी वजह से इसको एसेस लर्निंग कहा जाता है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था जो कि पावलव ने अपनी कंडीशनिंग थ्योरी में दी है। अब इसमें इन्होंने कुछ और मेजर कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। ये कुछ प्रोसेसेस है जो कि पावलव ने बताई है, और ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है उसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस देख लेते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो कि होती हैं। सबसे पहले है उद्दीपक सामान्यीकरण या फिर स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जो स्टिमुलस है, अनकंडीशनड या फिर कंडीशनड स्टिमुलस है, जब कंडीशनड स्टिमुलस या फिर अनुबंधित अनुबंधित इन दोनों ही उद्दीपकों का जब सामान्यीकरण कर दिया जाता है, तब उस चीज को स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि उसी ही शेप या फिर उसी कलर की या फिर उसी साउंड की जब कोई भी चीज किसी को दिखाई पड़ती है या सुनाई पड़ती है, तो फिर वो उसको जनरलाइज कर देता है कि मैंने पहले वाली जो आवाज सुनी थी या फिर पहले वाला जो शेप और कलर देखा था, बिल्कुल वैसे ही ये भी है। तो फिर जैसे उसके होने पे वो अकरेंस होता था, वैसे ही इसके होने पे ये अकरेंस होगा। इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि मान लीजिए वॉटसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपने बच्चे के ऊपर, उन्होंने क्या किया था, उनका बच्चा एक खरगोश था, उसके साथ हमेशा खेला करता था। तो उन्होंने बिहेवियरिज्म का जो एक्सपेरिमेंट है वो अपने बच्चे पे इस तरीके से किया कि जब भी वो उस खरगोश के पास खेलने जाता था, वो तुरंत एक अजीब तरीके के साउंड बजाते थे, एक अजीब तरीके की साउंड बजाने लगते थे। अब उस बिहेवियर को या फिर इस चीज को उन्होंने कई बार दोहराया। जैसे ही उनका बेटा खरगोश से खेलने जाता था, तुरंत ही वो एक अजीब तरीके की डरावनी साउंड चला देते थे, जिससे कि बच्चा डर जाता था। अब वो क्या करता था, वैसी आवाज कहीं भी सुनाई पड़े, साउंड प्रोड्यूस हो, वो साउंड कहीं भी या उस तरीके से रिलेटेड सिमिलर दिखने वाली कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो, तो बच्चे के अंदर जो डर की प्रतिक्रिया है वो ऑटोमेटिक आ जाती थी। मतलब कि उन्होंने, उस बच्चे ने क्या किया, जो साउंड स्टिमुलस था उसको उसने जनरलाइज कर दिया। अब कोई भी साउंड उसको सुनाई पड़ती है उसी चीज पहले वाली साउंड से रिलेटेड, तो उसके अंदर डर की अपने आप से ही प्रतिक्रिया आ जाती है, रिस्पॉन्स अपने आप ही आ जाता है। तो क्या होता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन में कि हम लोग क्या करते हैं, जो पहली कोई भी चीज की वजह से जो डर या फिर कैसा भी भाव मन में आता है या फिर प्रतिक्रिया रूप में दिखाई पड़ती है, वैसी ही चीज वो क्या करता है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें दिखती है सबके साथ वो सामान्यीकरण कर देता है कि इसके बाद भी हमको वैसा ही डर या फिर वो सारी चीजें जो है वो फील होंगी या फिर मिलेंगी, तो उसकी प्रतिक्रिया में वो बिहेवियर आ जाता है। एक्सटिंक्शन या फिर विलोप, ये दूसरी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने लास्ट में क्या किया था, पावलव ने लास्ट एक्सपेरिमेंट के लास्ट में क्या किया था कि बेल तो बजाई लेकिन खाना नहीं दिया था, बेल बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया था, तब भी सलाइवा सिक्रीट हुआ था। तो जब लगातार ऐसा वो रिपीट करेंगे, मतलब कि बेल तो बजाएंगे लेकिन भोजन नहीं देंगे,
तो उसका धीरे धीरे सलाइवा सेक्रीट होना कम हो जाएगा और धीरे 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 वो भूल जाएगा कि बेल बजने पर उसको भोजन मिलता था। मतलब ये वाला जो बिहेवियर है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, विलोप हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है विभेद या फिर डिस्क्रिमिनेशन। जैसे वो साउंड है, वाटसन की जो बच्चे ने वो साउंड सुनी थी, वो साउंड सुनते ही उसके अंदर डर की प्रतिक्रिया आ जाती थी, डर का रिस्पॉन्स करने लगता था। लेकिन अगर वो उस साउंड को बिल्कुल क्लियर उसके माइंड में हो जाए, तो उससे अलग कोई साउंड हो, अगर वो उन दोनों में विभेद करना सीख जाए, उन दोनों में डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाए कि वो तो दूसरी साउंड थी, ये तो दूसरी तरीके की आवाज आ रही है, तो जब स्टिमुलस का जो भी उद्दीपक हैं उनके बीच में विभेद करना सीख जाए, डिस्क्रिमिनेशन आ जाए, तो उसी को विभेद या फिर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी में। लास्ट है स्वतः पुनः प्राप्ति, रिकवरी, स्पॉन्टेनियस। मतलब कि जो विलोप हो गया है उस बिहेवियर का, वो अगर स्टिमुलस, जिस स्टिमुलस की वजह से वो कंडीशनड रिस्पॉन्स दे रहा था, अगर उसको रिपीटेडली वापस से स्टार्ट कर दिया जाए करना, तो उसके अंदर वापस से उस रिस्पॉन्स की रिकवरी हो जाएगी और वो वापस से उस तरीके का रिस्पॉन्स देने लगेगा। तो ये 4 प्रोसेस थी जो कि पावलव ने अपनी कंडीशनिंग की थ्योरी में बताया था। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले टाइम रिलेशन बिटवीन स्टिमुलाई। हमने इसके पहले देखा था कि एसेस लर्निंग इसको कहा जाता है, क्योंकि 2 तरीके के स्टिमुलस जो हैं इसमें वो इन्वॉल्व होते हैं, एक कंडीशनड और एक अनकंडीशनड। तो ये दोनों ही जो कंडीशनड और अनकंडीशनड स्टिमुलस हैं, इनके बीच में टाइम का कितना गैप होना चाहिए, इसके आधार पर 4 तरीके की कंडीशनिंग जो है वो बताई गई है। 4 तरीके की कंडीशनिंग बताई गई है, जिसमें कि पावलव ने कौन सा अप्लाई किया है? डिले कंडीशनिंग या फिर विलंबित अनुबंधन। ठीक है। अब ये 4 टाइप की कौन से हैं? डिलेड, ट्रेस, साइमल्टेनियस, बैकवर्ड या फिर विलंबित, अवशेष, सहकालिक और पश्चगामी। सबसे पहले बात करते हैं डिलेड कंडीशनिंग की। इसमें जो दो के दोनों स्टिमुलस होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब क्या होता है, आप इस ग्राफ के थ्रू समझिए। ये हमारा कंडीशनड स्टिमुलस है और ये है जो कि अनकंडीशनड स्टिमुलस है। अनकंडीशनड स्टिमुलस है मतलब कि जब बेल बजाई जा रही है तो बेल बजाते बजाते ही खाना उसके सामने रख दिया गया, मतलब कंडीशनड और अनकंडीशनड ये दोनों ही ओवरलैप कर गए। टाइम इंटरवल कितना हुआ? 1 दिया जा रहा है, बेल बजाई जा रही है, बेल बजाते बजाते ही खाना रख दिया गया। अब खाना उसके सामने आ गया, उसके बाद बेल बजाना बंद किया गया। ठीक है। तो जब कंडीशनड और अनकंडीशनड स्टिमुलस ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरले कर जाते हैं, तब उसी को डिलेड कंडीशनिंग कहा जाता है। ट्रेस कंडीशनिंग क्या होती है? पहले कंडीशनड स्टिमुलस दिया जाता है, कंडीशनड स्टिमुलस के बाद थोड़ा सा टाइम गैप दिया जाता है, कुछ मिनट का, कुछ सेकेंड्स का, जैसी भी जिसकी एक्सपेरिमेंट हो, या फिर 4 दिन का, 5 दिन का। तो कंडीशनड स्टिमुलस दिया जाता है। कंडीशनड स्टिमुलस देने के बाद थोड़ा सा गैप करके, थोड़ा सा समय रुक करके जब अनकंडीशनड स्टिमुलस दिया जाता है, तब उसको क्या कहते हैं? ट्रेस या फिर अवशेष अनुबंधन, ट्रेस कंडीशनिंग। थर्ड है साइमल्टेनियस, सहकालिक अनुबंधन। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में क्या होता है कि कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस इन दोनों को साथ में ही दिया जाता है। जब एक ही समय पर कंडीशन अनकंडीशनड स्टिमुलस दोनों दिए जाए तो वो होता है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। फिर आता है लास्ट आपका पश्चगामी या फिर बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग, अब यहाँ पे एक और चीज समझिए, जो ये डिलेड, ट्रेस और साइमल्टेनियस, ये 3 तरीके की जो कंडीशनिंग है इसको फॉरवर्ड कंडीशनिंग बोला जाता है, और जो लास्ट है उसको बैकवर्ड कंडीशनिंग बोलता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कंडीशनिंग 2 टाइप की होती है, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड कंडीशनिंग में इन 3 को रख दीजिए, बैकवर्ड में ये। और अगर आपको फॉरवर्ड नहीं रखना है तो इन तीनों को अलग करके 4 कंडीशनिंग बता सकते हैं। बैकवर्ड कंडीशनिंग इन सब में क्या था? कंडीशनड स्टिमुलस मतलब कि अनुबंधित उद्दीपक को पहले रखा जा रहा था, अनुबंधित उद्दीपक के बाद हम अनअनुबंधित उद्दीपक को रख रहे थे। लेकिन बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या होता है? पहले अनकंडीशनड स्टिमुलस को रखा जाता है और उसके बाद कंडीशनड स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बैकवर्ड या फिर पश्चगामी कंडीशनिंग अनुबंध। तो ये आपका था
कि स्टिमुलस के बीच में रिलेशन कितना होना चाहिए, टाइम गैप कितना होना चाहिए। अब एक एक चीज और, जो डिलेड कंडीशनिंग ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। अगर किसी में अपने हिसाब से बिहेवियर का मॉडिफिकेशन करना है तो डिलेड कंडीशनिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। ट्रेस और साइमल्टेनियस अगर डिलेड के कंपैरिजन में देखें तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स ज्यादा लगते हैं, मतलब कि उस एक्शन को, एक्वायर्ड बिहेवियर, जो अर्जित बिहेवियर है, उसको पाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स या कई बार रिपीट करना पड़ता है। और बैकवर्ड जो है वो बिल्कुल ही बेकार कह सकते हैं, या फिर बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि पश्चगामी कंडीशनिंग में मनचाहा या डिजायरेबल बिहेवियर किसी में लाया जा सके। ठीक है। सेकेंड है आपका टाइप, मतलब कि अनकंडीशनड स्टिमुलाई जो है वो कितने तरीके की होती हैं। हम किसकी बात करें, अनकंडीशनड स्टिमुलाई, मतलब कि जिसके लिए किसी को किसी तरीके की कोई आदत नहीं डालनी पड़ती है, सामने जब वैसी उद्दीपक या परिस्थिति आती है तो नेचुरल है कि वैसा बिहेवियर या फिर प्रतिक्रिया आएगी, उसको कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलाई। तो ये दो तरीके की होती है, एक एपिटेटिव या फिर प्रवृत्त्यात्मक, एक होती है एवर्सिव या फिर विमुखी। ये दो तरीके के होते हैं। जो प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, हमने देखा था एलिसिटेड जो बिहेवियर होता है, एलिसिटेड बिहेवियर मतलब ऐसा बिहेवियर जो कि नॉर्मली, जैसे टॉफी है, टॉफी देख करके बच्चा भागेगा ही, खाना देखा है, खाना देख करके सलाइवेशन होगा ही, सलाइवा सेक्रेट होगा ही। तो ये सब क्या होता है, एलिसिटेड बिहेवियर होते हैं। तो एलिसिटेड बिहेवियर जब प्लेजेंट होता है, मतलब कि जब हमको उससे कुछ ना कुछ खुशी मिलती है, तब उसको एपिटेटिव स्टिमुलाई कहते हैं। जैसे कि भूख है, प्यास है, भूख लगेगी तो खाना देख करके खुशी होगी कि हमारा पेट भर जाएगा। प्यास लगी है, पानी देख करके हम खुश हो जाएंगे, हमको पानी मिलना है तो हम भाग करके पानी लेने चले जाएंगे। तो ये एपिटेटिव स्टिमुलाई प्रवृत्त्यात्मक, मतलब कि इस बिहेवियर में या फिर इस स्टिमुलाई में हमको खुशी होती है या फिर प्लेजेंट फील होता है। जो एवर्सिव स्टिमुलाई होती है वो हार्मफुल होती है और अनप्लेजेंट होती है। हार्मफुल और अनप्लेजेंट क्या होती है, एवर्सिव स्टिमुलाई में बेसिकली होता क्या है कि इसमें जब भी कोई उद्दीपक आपके सामने, ये जो विमुखी वाले उद्दीपक है वो आपके सामने जब भी आते हैं तो आप उसको अवॉइड करते हैं या फिर उससे बचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि करंट है, शॉक लग गया, या फिर ऊंचाई से कुछ लोगों को डर लगता है, ऊंचाई देख करके तुरंत उनका जो बिहेवियर होगा, मान लीजिए एक बार ऊंचाई से कोई गिर गया तो फिर पहले ऊंचाई से एक बार गिर गया, अब उसको जब भी वो ऊंचाई देखेगा, हाइट देखेगा, तुरंत उसको डर लगने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हाइट से बचने की कोशिश करने लगेंगे। या फिर एक बार अगर कहीं पे शॉक लग गया, नॉर्मल शॉक लगा तब तो नहीं चलेगा, दूसरी बार में थोड़ा और नॉर्मल शॉक लगा तब भी नहीं, तीसरी बार में अगर थोड़ा तेज शॉक लग जाएगा तो जब भी शॉक वाली जगह होगी या फिर करंट वरेंट लगने वाली जगह होगी, वहां पे हम तुरंत अलर्ट हो जाएंगे। तो हमारे अंदर कैसा आ जाएगा, एवर्सिव रिस्पॉन्स आने लगेगा, मतलब हम उस स्टिमुलाई से अवॉइड करने की, बचने की कोशिश करने लगेंगे। तो वो क्या होता है, विमुखी स्टिमुलाई या फिर हार्मफुल या अनप्लेजेंट होते हैं। इसमें जो एपिटेटिव स्टिमुलाई होती है इसके लिए कम से कम ज्यादा ट्रायल्स की जरूरत पड़ती है, ज्यादा रिपीट की जरूरत पड़ती है, तब ये जा करके स्टैब्लिश बिहेवियर बनती है। और ये होता है, ये 2-3 बार में ही स्टैब्लिश हो जाता है, मतलब कि मान लीजिए 2-3 बार शॉक लग गया तो अब चौथी बार में कंफर्म है कि उसको देख करके तुरंत हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे। और इसमें जैसे भूख प्यास है, कुछ लोग को भूख नहीं पता चलती है, मतलब पूरा दिन 4-5 घंटे 10 घंटे बीते जा रहे हैं, तो उनको जब कई बार ऐसा होगा कि भूख की वजह से उन्होंने खाना नहीं खाया और खाना नहीं खाने से तबीयत खराब हो गई, तो जब लगातार 10-15 बार ऐसा होगा तब उनको लगेगा नहीं, खाना जरूरी है। तो तब वो होता है एपिटेटिव स्टिमुलाई का एपिटेटिव रिस्पॉन्स, की तुरंत उसको फुलफिल करना, भूख लगते ही जाके तुरंत खाना खा लिया। तो ये होता है अनकंडीशनड स्टिमुलाई। लास्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ कंडीशनड स्टिमुलाई। जो ये कंडीशनड स्टिमुलस दिए जाते हैं, जो ये अनुबंधित उद्दीपक दिए जाते हैं, इनकी तीव्रता ये भी है जो क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर कंडीशनिंग को इफेक्ट करती है। कैसे, जितनी ज्यादा तीव्रता होगी स्टिमुलाई में, उतने ही नंबर ऑफ ट्रायल्स कम हो जाएंगे। मतलब कि अगर हम इन दोनों ही टाइप के बिहेवियर की बात हो रही है, एपिटेटिव और एवर्सिव दोनों ही तरीके के स्टिमुलाइज की बात हो रही है, यहाँ पे अनकंडीशनड की बात की है, यहाँ पे कंडीशनड स्टिमुलाई की बात की गई है। अब तो ये तो अनकंडीशनड है, ऑटोमेटिक हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम इनको ले लेते हैं। मान लीजिए क्लास में आपको कोई चैप्टर पढ़ाना है, और चैप्टर पढ़ाने के लिए बच्चे को आपने वो चीज समझाई,
समझाने के बाद पहली बार में डांटा, बच्चे ने नहीं सुना, दूसरी बार में थोड़ा और तेज डांट दिया, बच्चे ने नहीं सुना, तीसरी बार ने आपने उसको मार दिया एक थप्पड़ या फिर तेज से थप्पड़ मार दिया, तो वो क्या करेगा, इंटेंस, आपने जो कंडीशनड स्टिमुलाई उसको दी है वो बहुत ज्यादा इंटेंस दी, उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है, बच्चे को बहुत ज्यादा तेज चोट लग गई। अब नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, याद करके आएगा। तो जितने ही इंटेंस या जितने ही तीव्र कंडीशनड स्टिमुलाई होंगे उतना ही कम नंबर ऑफ ट्रायल लगेगा मनचाहा या फिर डिजायरेबल रिस्पॉन्स पाने के लिए। ठीक है, अब जब उसने तेज से थप्पड़ मार दिया तो उनका डिजायरेबल रिस्पॉन्स क्या था बच्चे से, कि वो होमवर्क कंप्लीट करके लेकर के आए। तो अब उसने एक बार जब कस के मार दिया या तेज से डांट दिया, पनिशमेंट ज्यादा इंटेंस वाली दे दी, तो वो क्या करेगा, अब उसको दोबारा और ट्रायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा उसको और समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डर के मारे उस चैप्टर को याद करके आएगा। तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगी कंडीशनड स्टिमुलाई की, नंबर ऑफ ट्रायल्स उतने ही कम होंगे डिजायर्ड रिस्पॉन्स पाने के लिए। तो ये था हमारा ऑल अबाउट पावलव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब क्योंकि आपकी ये क्लास बहुत बड़ी हो गई है, ऑपरेंट कंडीशनिंग आज नहीं हो सकती है, तो हम नेक्स्ट क्लास में शास्त्रीय अनुबंधन, सॉरी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय स्किनर की एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।